हम पास्ट से सीखते भी हैं और हैं पास्ट के गुलाम भी। यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 की पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं, इसके लिए वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 से पहले के हालातों को एनालाइज किया जाता है और फिर उस पर जज किया जाता है कि देखो, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इधर इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एस्केलेट होकर वर्ल्ड वॉर 3 बन जाएगा। लेकिन हमारा पास्ट ही हमें लिमिट भी करता है, इसलिए हमें ओपन टू डाइवर्स ओपिनियन एनालिसिस रहना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है, इससे पहले भी ऐसे कई कंडीशंस हो चुके हैं। यानी कि 1990 से पहले, जब तक यूएसएसआर था, उससे पहले भी ऐसे हालात हुए, चाहे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो, या एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि यूएसएसआर के कंप्यूटर सिस्टम को हैक किया गया यूएसए द्वारा, तो शायद अब कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। कोसोवो वॉर 1999 में सर्बिया पर बॉम्ब गिरा दिए गए वेस्टर्न पावर्स द्वारा, सर्बिया जिसके सपोर्ट में खड़ा था रशिया, और फिर कोसोवो बना, तो कहा गया कि शायद अब वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, लेकिन तब भी नहीं हुआ। 1990 से अभी तक कई ऐसे मौके हो चुके हैं, लेकिन क्या अब वर्ल्ड ज्यादा डिवाइडेड है? क्या दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 नहीं, लेकिन वर्ल्ड बहुत ज्यादा वोलेटाइल है? यानी कि जगह जगह पर सिविल वॉर या तो हो रहे हैं या सिविल वॉर जैसी कंडीशंस हैं। नदर्न अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में जो सिविल वॉर चल रहे हैं, उसके बारे में आपने सुना होगा। आज मैं उसमें और डिटेल में आपको बताऊंगा। इसके अलावा यूएसए 1850s में जितना पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली यूएसए डिवाइडेड था, आज लगभग उतना ही है। यूएसए के अंदर कुछ गड़बड़ियां चल रही हैं, जिसके कारण भी यूएसए को अपने आप को प्रायोरिटी में रखने की जरूरत है। आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज आर विच वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यूएसए। इसके अलावा यूरोप, जिसको आप डेवलप्ड मानते हैं, वहां पर भी सिविल वॉर जैसी कंडीशंस हैं। उनके कई एग्जांपल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चाइना में सिविल वॉर जैसे हालात। तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया भर में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन क्यों रही है, और ये वर्ल्ड वॉर 3 की पॉसिबिलिटीज, इसके अंडरलाइंग लॉजिक हैं क्या? इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी का क्या कारण यह है कि यूएसए का डिक्लाइन हो रहा है और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की चर्निंग हो रही है, और इसके लिए अलग अलग आइडियोलॉजीज वो अपना स्पेस ढूंढ रही हैं। इसी वजह से ज्यादा वेपन सप्लाई किए जा रहे हैं कई जगह पर सिविल वॉर में, जिससे कि इसको वर्ल्ड वॉर 3 में टर्न कर दिया जाए। क्या इसका कारण यह है? अगर यूएसए के डिक्लाइन की बात करें, इकोनॉमिक डिक्लाइन, मिलिट्री डिक्लाइन, और साथ में डेमोक्रेसी के आइडिया, जिसको यूएसए कहता था डेमोक्रेटिक पीस थियरी से दुनिया भर में डेमोक्रेसी आएगी तो शांति स्थापित होगी, आज इस थ्योरी को भी चैलेंज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, चाइना, इसमें एक एक्सेस बनती जा रही है जो कि चैलेंज कर रही है डेमोक्रेसी का आइडिया एज बेस्ट आइडिया। यहां पर एक राइज ऑफ राइट भी हम यूरोप में देख रहे हैं, जो इसी डेमोक्रेसी के आइडिया को दोबारा चैलेंज कर रहा है। तो यूरोप जो फ्लैग बियरर है, वहां पर भी चैलेंज हो रहा है कई डेमोक्रेटिक वैल्यूज का। डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट वोटिंग समवन टू बी इन पावर, डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट सोसाइटी किन आइडियाज में बिलीव करती है, कैसे गवर्नमेंट फंक्शन करती है। जब भी आपको वर्ल्ड का बीपी देखना हो, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, तो समझ लीजिए कि आप जो बिजनेसमैन हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका रुख देखिए। यानी कि बिजनेस, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो कैलकुलेट करते हैं कि इन सिविल वॉर या वर्ल्ड वॉर 3 जैसे हालातों से उनके बिजनेस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो जिस जगह से वो अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज ऑफ इनस्टेबिलिटी इज देयर। पॉलिटिशियंस अगर पोस्ट अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर के लिए तैयार हो रहे हैं, कुछ ऐसे जियोपॉलिटिकल अलायंसेस बना रहे हैं, तो इससे भी पता लगता है कि दुनिया आने वाले समय बदलने वाली है। वर्ल्ड वॉर 3 डायरेक्टली अभी क्यों नहीं लग रहा कि आने वाला है? तो इसमें 3 लॉजिक दिए जाते हैं। पहला, एक तो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई है कि चाइना अगर भले ही रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान के साथ खड़ा है, लेकिन वो एक फुल फ्लेज वॉर में यूरोप के खिलाफ खड़ा होगा क्या? ये क्वेश्चन बैठता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, चाइना, अगर मैं पूछूं कि गुड्स के ट्रेड में क्या लगता है आपको यूरोपियन यूनियन की ज्यादा डिपेंडेंस किस पर है, तो आंसर इज चाइना। चाइना ज्यादा अपना सामान बेच पा रहा है यूरोपियन यूनियन को। क्या यहां पर एक फुल फ्लेज वॉर होने की चांसेस बन रहे हैं? एक मेजर लॉस लेना पड़ेगा, यूरोप का भी लॉस और चाइना का भी लॉस। तो फुल फ्लेज वॉर इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस आर कनेक्टेड विद इकोनॉमी। वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान क्या वर्ल्ड इतना इंटरकनेक्टेड था जितना आज है?
क्या इतनी कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस थी? नहीं, आज ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है। उसके कुछ जबरदस्त एग्जांपल मैं भी आपके साथ शेयर भी करने वाला हूं। इसके अलावा जिस तरह के मिलिट्री वेपन्स उस समय पर मौजूद थे, आज उससे बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मौजूद हैं। तो इन 3 पॉइंट्स पर भी चैलेंज करा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है लेकिन यूएसए आपका तो डिक्लाइन हो ही रहा है ना। एंड यूएसए इज लाइक कि डिक्लाइन बोल रहे हो कितने सारे प्लेटफॉर्म्स पर, तो इसका क्या यह मतलब हो जाएगा कि यूएसए अब थर्ड वर्ल्ड कंट्री बन जाएगा? अरे शेर है, घास थोड़ी ना खाएगा। यानी कि अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज होता भी है तो उसमें भी यूएसए फर्स्ट अमंग इक्वल्स का स्टेटस फिलहाल तो रखेगा इन नियर फ्यूचर, मतलब जब तक ये सेंचुरी एंड होती है तब तक भी। दैट इज व्हाट स्कॉलर्स आर सेइंग। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में तब्दील नहीं होते दिख रहे हैं। जैसे मैंने अभी रशिया ईयू वाला आपको एग्जांपल दिया, ये देखिए चाइना फुल्ली बिहाइंड रशिया। ये अगर आप कह रहे हो, क्योंकि आप कहोगे हाँ सर रशिया यूक्रेन के वॉर में चाइना तो फुल्ली फंड कर रहा है रशिया को, सामान खरीद रहा है, गुड्स सर्विसेज में पूरा ट्रेड चल रहा है, तो चाइना इज लाइक क्या बात करो, क्या मजाक है ये, फुल्ली नहीं कहते चाइना। भाई साहब इसको अपना भी तो देखना है। ईयू और चाइना का जो गुड्स का ट्रेड है वो ईयू यूएसए के ट्रेड से ज्यादा बड़ा ट्रेड है, तो यानी कि उसको ईयू में पार्टनरशिप भी साथ साथ बनाकर रखनी है। नेटो, तो नेटो को आप ये नहीं कह सकते कि दे आर स्टैंडिंग विद ईच अदर, यानी कि यहां पर भी हम डिविजन देख रहे हैं। इसी वजह से यूरोपियन यूनियन अभी फुल फ्लेज वॉर के लिए तैयार नहीं है, तभी नेटो में यूक्रेन को शामिल नहीं किया, यूक्रेन को प्रॉक्सी की तरह यूज कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से हमने कितनी बार देखा है कि ग्रेट पावर्स ने कुछ प्रॉक्सीज का ही इस्तेमाल किया है और दुनिया ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया था कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। चाहे वियतनाम का एग्जाम्पल ले लीजिए, वियतनाम वॉर, चाहे आप अफगानिस्तान एग्जाम्पल ले लीजिए, इराक एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी यूक्रेन एग्जाम्पल ले लीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ है, मतलब कि मार पिटाई दूसरे की कराई है और अपने ऑब्जेक्टिव को साधने के लिए। दिस इज व्हाट वेस्ट वाज डूइंग। कहा जा रहा है कि एक फैंटेसी की तरह है, रशिया चाइना ईरान ये एक एक्सेस बन गया है अगेंस्ट वेस्ट। लेकिन जब आप थोड़ा अंदर जाएंगे इसके, जैसे इस वीडियो को बनाने से पहले आई वाज गोइंग थ्रू यूरोपियन यूनियंस ऑफिशियल वेबसाइट टू चेक कि उनका क्या इकोनॉमिक डेटा है, मतलब क्या ट्रेड है ईरान के साथ। तो पिछले साल का जो डेटा है, जो लेटेस्ट है, उसमें पता लगा कि करीब 5.2 बिलियन यूरो का गुड्स का ट्रेड है ईरान के साथ यूरोपियन यूनियन का। रशिया को लास्ट ईयर 2023 में 38 बिलियन यूरो के गुड्स यूरोप ने बेचे हैं। तो मतलब कि एक तरफ 2022 से ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, रशिया के खिलाफ सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन को अपने सामानों को भी रशिया को बेचने की लगी हुई है। कारण क्योंकि जिससे भाई इनकी फैक्ट्रीज चलती रहे, इनके जॉब बने रहे। अगर इतनी बड़ा बिजनेस लूज कर देंगे, रशिया को सप्लाई नहीं करेंगे, तो फैक्ट्रीज बंद, तो उनके खुद के लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, तो जाहिर सी बात है फिर क्राइसिस होगा। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डिवाइडेड है। नाउ फैक्टर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 3, एक वर्ड यूज किया जाता है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। कुछ ऐसा लग रहा है दुनिया में, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम सबको पता है 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 हिरोशिमा नागासाकी, वो जो नज़ारा यूएसए ने क्रिएट किया था, तो यूएसए ने कहा था कि हमारे पास है न्यूक्लियर डिटरेंस, तो कभी हम पर अटैक करने की सोचना मत। आप कहोगे लेकिन सर 9/11, लेकिन 9/11 का जो अटैक है किसने किया? एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किया, यानी कि एक नॉन स्टेट एक्टर ने किया। अगर कोई देश अटैक करता है तो उस पर आप काउंटर अटैक कर सकते हैं, लेकिन यहां पर यूएसए की अपने अंदर की कमजोरी भी पता लग गई कि भाई साहब जब टेररिस्ट अटैक करेगा ना तो ढूंढने में आपको सालों लग जाएंगे। जैसे कि ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में इतने साल लग गए, क्योंकि जो टेररिस्ट होते हैं वो आसानी से कॉमन पब्लिक में मर्ज हो सकते हैं। आप कैसे पहचानो किसने अटैक किया? देश अटैक करता तो पता है भाई ये लोकेशन है, ये मिलिट्री एसेट्स हैं, यहां पर बमबारी करनी है, तो ये एक चैलेंज है ये। लेकिन देशों के बीच में ये म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है। एक ने अटैक किया तो भाई दूसरा बड़ा काउंटर अटैक कर सकता है। कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब से वो डिटरेंस तैयार हुआ, क्योंकि अब कितने सारे न्यूक्लियर पावर्स हैं, अगर आपने दूसरे पर अटैक किया तो दूसरा भी अटैक करेगा आप पर और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेगा। आप कहेंगे लेकिन सर न्यूक्लियर वेपन्स की बात तो अभी रशिया यूक्रेन क्राइसिस में भी चल रही थी। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात चल रही थी। 2 तरह के न्यूक्लियर वेपन होते हैं, टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स स्मॉल होते हैं, उसका पर्पस होता है कि अगर किसी एरिया से दुश्मन आपकी तरफ को आ रहा है तो आप उस जगह पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर दो, तो
स्पेसिफिकली वो मिलिट्री वाले लोग मारे जाएंगे, उसके आसपास कुछ लोग और मारे जा सकते हैं, प्लस यहां पर एरिया डिनायल स्ट्रेटेजी आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। एरिया डिनायल का मतलब है जब आपने वहां पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया, छोटा वेपन था, मिलिट्री पर अटैक किया, अब उसके आसपास से निकलकर वो जो दूसरे वाले पक्ष है वो आप पर अटैक नहीं कर पाएगा। भाई साहब न्यूक्लियर अटैक हो चुका है ना, तो दिस एरिया विल नॉट बी, यू विल नॉट बी एबल टू यूज इट, राइट, एरिया डिनायल टेक्निक। लेकिन जब स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स की बात की जाती है कि भाई साहब पूरा शहर देश तबाह हो रहे हैं, वो एक बड़ा न्यूक्लियर वेपन होता है। जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी में स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया गया था। तो यानी कि ये कहा जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल अभी नहीं लग रहा कि होगा, लेकिन अगर सिचुएशंस बदली तो मैंने आपसे शुरुआत करते ही कहा था कि हम पास्ट से सीखते भी हैं लेकिन पास्ट के गुलाम भी हैं। यानी कि हमें अदर डायमेंशंस को भी देखना चाहिए, जो डायमेंशंस पास्ट की हमारी लर्निंग को चेंज कर दें। खैर, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस बढ़ गया है, यानी कि आज अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे पर ज्यादा निर्भर हैं। इकोनॉमीज आर इंटरडिपेंडेंट। उनको लगता है कि अगर फुल फ्लैश वॉर में गए तो हमारी इकोनॉमी का इतना नुकसान हो जाएगा कि जनता सड़कों पर आ जाएगी। फिर क्या होगा? ट्रीटीज, एफटीएज ज्यादा साइन हुए हैं, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, तो इस वजह से यह भी एक फैक्टर है कि वॉर को लास्ट रिजॉर्ट सोचा जाता है। अगर रशिया ने भी किया यूक्रेन पर मतलब जो इन्वेजन, तो वो भी लास्ट रिजॉर्ट में किया। पहले वो समझाता रहा, बिल्डअप किया यूक्रेन के बॉर्डर पर, कहा कि ऑफिशियली कह दो कि नेटो के साथ नहीं जाओगे, कह दो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं बनोगे। यूक्रेन इज लाइक कि अरे मैं तो बनूंगा। तो रशिया ने कहा लेकिन तुम तो पहले हमारा पार्ट थे। तो यूक्रेन वाज लाइक कि पहले थे ना, आज अलग है अपना रिलेशनशिप। तो उन्होंने कहा नहीं, अब तुम किसी के नहीं हो पाओगे, और एनेक्सेशन कर दिया, वहां पर इन्वेजन हो गया। तो कहने का मतलब है वहां पर भी लास्ट रिजॉर्ट में ये एनेक्सेशन हुआ। तो यहां पर अभी ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस एक तरीके से शील्ड की तरह है। हमें ये एनालाइज करना पड़ेगा कहां पर ये शील्ड तोड़ना उस देश के लिए ज्यादा जरूरी बन जाए। तो ज्यादा जरूरी बन गया तो भाई साहब फिर तो वो अटैक करेगा। जैसे इससे पहले वाली एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, यूएस के पूर्व सेनेटर जॉन मैकेन ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो अगर आप पुतिन को वीकनेस प्रोजेक्ट करोगे पुतिन की, तो इससे पुतिन होंगे प्रोवोक, और प्रोवोक से वो होगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि जब ये बिल्डअप हो रहा था उस टाइम कितने एक्सपर्ट्स थे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, देवर सेइंग कि अरे वॉर थोड़ी ना हो सकता है, अरे इतना डिपेंडेंस है, रशिया इतना बड़ा ऑयल, इतनी बड़ी मार्केट यूरोप की कनेक्टेड है, रशिया की कमाई का क्या होगा। एंड रशिया इज लाइक कि भाई साहब कमाई के और जरिए पैदा हो जाएंगे, लेकिन देश की जो सिक्योरिटी वो पहले है। अगर यहां पर नेटो आ गई तो फाइनली हमारा देश आगे तक के लिए नेगोशिएशन में नीचे हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन डिसाइड करेगी कि कौन सा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट कितने तर्ज पर बढ़ जाएगा। ग्लोबल वॉर को अभी ग्लोबल ट्रेड, अगर ग्लोबल वॉर होता है ग्लोबल ट्रेड डिक्रीज होगा, एनर्जी और फूड का क्राइसिस होगा। तो देश इसको भी टेक इनटू अकाउंट लेते हैं। डेट और डिपेंडेंसी, आज दुनिया के कई दुश्मन देश भी एक दूसरे के डेट रिलेशन में है, डेट क्रेडिट में। आप कहेंगे कैसे? जैसे कि कई सारे, जैसे रशिया का एग्जांपल ले लीजिए। अब रशिया ने जैसे इन्वेस्ट किया हुआ था यूएस डॉलर में, अब $300 प्लस जो उनके एसेट्स हैं फ्रीज हो गए। ऐसे कई देशों ने, कई वेल्दी नेशंस ने दूसरे देशों को उधार दिया हुआ है, और वो देश जो हैं इस जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन में उनके दुश्मन के साथ हैं। तो अगर वॉर होता है तो जिसको तुमने उधार दिया हुआ है वो क्या कहेगा? भूल जाओ अपना उधार, अब नहीं है वापस आने वाला उधार। तो यानी कि वॉर में एंगेज होकर जो खर्चा होगा वो तो अलग, प्लस जो उधार आपने दिया था वो भी मना हो जाएगा। तो ये सिचुएशन गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या यूएसए ओपन वॉर के लिए तैयार है? भाई अगर हम वर्ल्ड वॉर 3 कह रहे हैं तो भाई फिर तो ओपन वॉर के लिए यूएसए तैयार होना चाहिए। एंड यूएसए इज लाइक, मैंने ऐसा कब कहा? ये मेरी बातें नहीं है। यूएसए तो भाई साहब प्रॉक्सी का इस्तेमाल करता है ना। अब देखिए यूएसए ने एक नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी कमीशन बनाई। इसमें 4 तो रिपब्लिकन सीनेटर्स थे और 4 आपके डेमोक्रेट्स थे। और इनकी रिपोर्ट्स में देखिए क्या कह रहे हैं इनके चेयरमैन कमीशन के, कि प्रेजेंट हालात ऐसे हैं कि यूएसए सपोर्ट कर रहा है आपके यूक्रेन को भी, यूएसए सपोर्ट कर रहा है इजराइल को भी। तो ऐसे में कमाई यूएसए की हो रही है, क्योंकि वो जो सपोर्ट है उसके बदले जो यूएसए का इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा रहा है। ठीक है, वो तो हो रहा है, लेकिन उसकी एम्यूनिशन जो है भाई वो तो कम हो रही है ना। तो एम्यूनिशन स्टॉकपाइल इज एट सच लेवल कि अगर ताइवान को एनेक्स करता है चाइना और यहां पर यूएसए चाइना फाइनल इस वॉर में एंगेज हो जाते हैं, तो 3 से 4 हफ्ते के बाद एम्यूनिशन है नहीं, और चाइना के पास है इससे ज्यादा। तो चाइना कहेगा अच्छा 1 महीना चलो करो शेलिंग, हम भी कर रहे हैं बमबारी, फिर देखते हैं कौन लंबा टिकेगा। तो यानी कि लॉन्ग फॉर्म वाले वॉर में यूएसए की पोजीशन अभी वीक है।
तो अब ताइवान को भी सोचना चाहिए कि अगर यूएसए प्रोवोक करे तो बहकाए में नहीं आना, क्योंकि अगर ताइवान पर एनेक्सेशन हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, तो वहां से सेमीकंडक्टर की सप्लाई रुक जाती है, तो उसका इंपैक्ट आप पर, हम पर, सब पर पड़ेगा। क्योंकि ये जो मैं यूज कर रहा हूं इसके अंदर लगे हुए सेमीकंडक्टर, अब वो कहां से आएंगे? तो यानी कि सप्लाई हो जाएगी कम, तो चाहे वो आपके ऑटोमोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो, सब पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, राइट। तो देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स इज कनेक्टेड टू आवर लाइफ। यहां पर नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि भाई अगर नेटो मेंबर्स पर कुछ बात हुई तो हम अटैक करेंगे, लेकिन क्या यूक्रेन नेटो का पार्ट है? नहीं है। तो यानी कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस क्या नेटो के लेवल पर फाइट होगी? नहीं। इसी वजह से नेटो फोर्सेस पीछे से सपोर्ट करेंगे, ट्रेनिंग दे देंगे, वेपन दे देंगे। उसमें से भी कई वेपन्स तो ऐसे हैं जो जर्मनी की साइड से आए, जो कि बहुत पुराने हैं। यूक्रेन ने उसकी शिकायत भी करी कि भाई इतने पुराने आप वेपन्स दे रहे हो। प्लस दूसरा आप सोचेंगे कि हॉटस्पॉट जो है वर्ल्ड वॉर 3 का वो इजराइल है, लेकिन इजराइल के जरा पड़ोसियों को जरा डिस्कस कर लेते हैं। इधर इजिप्ट है, इजिप्ट में खुद इंटरनल क्राइसिस चल रहा है। इधर आपका जॉर्डन है, जॉर्डन में लगभग 50% पॉपुलेशन वो पैलेस्टीनियन ओरिजिन की है। वहां पर उनको खुद ये लगता है कि अगर फुल फ्लेज वॉर में गए तो कहीं जो पैलेस्टीन का सपना है उसकी आवाज यही ना उठने लग जाए। तो जॉर्डन खुद इंटरनल स्टेबिलिटी चाहता है, इस वजह से वो इस कॉन्फ्लिक्ट में आना नहीं चाहता। और आपको याद होगा कि इजराइल के सपोर्ट में जॉर्डन ने ईरान से आने वाली मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया था। ऊपर सीरिया में तो भाई साहब 2011 से अभी तक 13 साल हो गए, सिविल वॉर चल रहा है। उधर लेबनान में शिया, सुन्नी और क्रिश्चियन ये आपस में इंटरनल डायनेमिक्स गड़बड़ चल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इजराइल के आसपास जो इजराइल के दुश्मन भी हैं उनके घर में खुद इनस्टेबिलिटी है। तो कैसे वो एक यूनिफाइड फ्रंट बनाकर एस्केलेट करेंगे ऑफ दिस इशू एट अ ग्लोबल लेवल? ये सोचने वाली बात है। अब देखिए सिविल वॉर की कंडीशंस बन रही हैं और कितनी जगह सिविल वॉर हो रहे हैं। सिविल वॉर समझते हैं यानी कि अगर देश के अंदर की पॉपुलेशन ही डिवाइडेड हो और वो हथियार उठा ले अपनी ही सरकार के खिलाफ कुछ नए तंत्र को बनाने के लिए या देश को तोड़ने के लिए, तो उसको हम सिविल वॉर कह रहे हैं। अब अरब स्प्रिंग, अब 2010 और 11 वाला जो टाइम था, यह माना जा रहा था कि अब अरब वर्ल्ड में जहां पर भी डिक्टेटरशिप है वो हटेगी और वहां पर डेमोक्रेसी खिलेगी। लेकिन भाई साहब ये स्प्रिंग खिलना ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और CNN के एक फेमस पत्रकार हैं फरीद ज़कारिया, कमेंटेटर भी हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर, उनका मानना है कि भाई अरब स्प्रिंग कहाँ है तो अरब विंटर हो गई, यानी कि कहाँ सक्सेसफुल हो गया। इससे उल्टा रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ गए और रिफ्यूजीज जो हैं वो केवल यूरोप में ही नहीं गए, यहाँ पर नदर्न अफ्रीकन कंट्रीज में भी गए, टर्की में भी गए। और इन रिफ्यूजीज की वजह से फर्दर एस्केलेट हुआ सिविल वॉर जैसी कंडीशन अदर देशों में भी। तो भाई ये तो दुनिया के लिए गड़बड़ हो गया। ये देखिए जो यहां से रिफ्यूजी निकले तो यहां पर जॉर्डन, टर्की, लेबनान में गए। इन्होंने कहा भाई हम क्यों ले, तो यूएन और वेस्ट कहने लगा देखो यार तुम ले लो इनको, नहीं तो हमारे यहां ऑलरेडी इतने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, हम तुम्हें पैसा दे देंगे। नाउ सिविल वॉर इन सीरिया में बशर अल असद की सरकार और वो है शिया, लेकिन जो सुन्नी पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट करता आया है सऊदी और गल्फ के अन्य देश। उन्होंने सोचा कि यार ये जो शिया सरकार है बशर अल असद की डिक्टेटरशिप की तरह काम कर रही है और ये तो ईरान के समर्थन में रहेगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक शाइट एक्सिस बना ले ईरान, और ईरान अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहता है मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर। और लीडर तो आप तब बनते हैं ना जब मुस्लिम वर्ल्ड के कई अन्य देश आपके फेवर में हो। तो अब इसी पूरे चेस बोर्ड पर आ गया सीरिया। 2011 से अब 13 साल हो गए, अभी तक यहां पर यह कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट में सुन्नी रेबल ग्रुप्स भी हैं, मल्टीपल ग्रुप्स भी हैं। मतलब उधर कुर्दिश ग्रुप है, वो कह रहे हैं हमें कुर्दिस्तान चाहिए, इधर ये कह रहे हैं शाइट सरकार को हटाओ हम सुन्नी लाएंगे। फिर उसमें भी आइडियोलॉजिकल डिवाइड है और इनको सपोर्ट कर रहे हैं क्या अलग अलग देश, जैसे ये देखिए टर्की, गल्फ स्टेट्स, ये सपोर्ट कर रहे हैं सुन्नीज को, उनके रेबल ग्रुप्स को। यहां पर देखिए रशिया, ईरान, हिजबुल्ला ये सपोर्ट कर रहे हैं शिया ग्रुप्स को। तो यहां पर भी एक सिविल वॉर जैसी कंडीशन चल रही है। लीबिया देखिए, लीबिया ठीक चल रहा था, मुअम्मर गद्दाफी डिक्टेटर थे, 40 साल से राज कर रहे थे। यहां पर भी अरब स्प्रिंग का इंपैक्ट पड़ा और यहां के रेबल ग्रुप्स को कहा जाता है यूएसए और वेस्टर्न नेशंस ने सपोर्ट किया। उसका एक कारण था कि मुअम्मर गद्दाफी अपने टर्म्स पर अपने देश का ऑयल बेचना चाहते थे और जो ओपेक की लॉबी है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस की लॉबी है, उनसे कहते थे तुम वेस्ट के हिसाब से मत चलो, भाई हमारे रिसोर्सेज हैं, हम अपने हिसाब से दाम बढ़ाकर बेचें तो बेचें। तो वेस्ट को लगा कि यार हम तो मिडिल ईस्ट के ऑयल पर, नदर्न अफ्रीका के ऑयल पर डिपेंडेंट हैं,
कुछ इलाज करना पड़ेगा मोहम्मद गद्दाफी का। चलो अब जनता को डोज देते हैं कि क्यों डेमोक्रेसी तुम्हारे लिए बेस्ट है। जनता में से कुछ फैक्शन तैयार हो गए कि चलो भाई मोहम्मद गद्दाफी जाएंगे, हमारे भी मौका आएगा। अब मौका ऐसा आया है कि अभी तक सिविल वॉर की गिरफ्त में है लीबिया। ये देखिए, एक सरकार बनी हुई है GNA, गवर्नमेंट नेशनल अकॉर्ड, इसको UN भी सपोर्ट कर रहा है, वेस्टर्न नेशंस भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी के लीबिया के केवल छोटे से इलाके पर यह सरकार कहती है कि हम पूरे देश की सरकार हैं। इनके अल्टरनेटिव में ये देखिए, लीबियन नेशनल आर्मी, ये अलग से एक सरकार बनी हुई है, इसको रशिया, इजिप्ट एंड गल्फ स्टेट्स मान रहे हैं कि जी हमारे लिए ये सरकार है। तो यानी कि लीबिया के लोगों का जो भविष्य है वो इस टाइम धूमिल है। फिर देखिए यमन में, ये देखिए ये पूरा यमन है। अब यहां पर जो सना कैपिटल है, इस वाले एरिया पर अभी आपको पता होगा हूती रिबल्स का राज है। और हूती रिबल्स को सपोर्ट कौन करता आया है? ईरान। हूती शाइट कम्युनिटी है, शिया कम्युनिटी है। इधर जो सऊदी अरब है वो सुन्नी मेजोरिटी नेशन है। तो यहां पर सऊदी और हूतीज की आपस में नहीं बन रही, यहां पर अटैक काउंटर अटैक चल रहे हैं। अब ये कहानी कब बिगड़ी? 2012 में जो अब्दुल्ला सलेह थे उनकी सरकार गिरती है और 2014 में मौका दिखता है हूतीज को, और वहां पर वो कहते हैं कि भाई ये हमारे लिए मौका है, हमें तो सप्रेस किया जा रहा है, हमारा जो डिस्टिंक्ट कल्चर है उसको रेस्पेक्ट नहीं किया जा रहा। तो ऐसे में अब यहां पर ये सिविल वॉर जैसी कंडीशन बनी हुई है। अब प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सिविल वॉर इन यूरोप में आपने सुना होगा राइट विंग राइज हो रहा है। तो आप कहेंगे राइट विंग का सिविल वॉर से क्या लेना देना? अरे इसके अलावा जो सिचुएशन है उससे तो लेना देना है ना। यूरोप में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, भाई साहब एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, चीजें महंगी हो रही हैं। तो इन्फ्लेशन, इमिग्रेंट्स बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू भी क्रिएट हो रहा है। तो ये जो कॉन्कॉक्शन बन रहा है यूरोप में, ऐसे में जो राइट विंग का आइडिया वो प्रोमिनेंट होगा कि नहीं होगा? प्रोमिनेंट होगा। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि यूरोप के कई देशों में विंटर्स आर कमिंग एंड दोज विंटर्स आर गोइंग टू बी टफ वन। इन्फ्लेशन, इमिग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, और इस कारण जो अभी सर्दियां आने वाली हैं, कहा जाएगा कि इस समय कुछ और इंसिडेंट्स देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि एनर्जी जैसी महंगी होगी तो प्रॉब्लम होगी। एक प्रोटेस्ट कल्चर है कई यूरोपियन देशों में। अब आप कहेंगे प्रोटेस्ट कल्चर कौन कर रहा है? तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कल्चर कर रहे हैं। जैसे कि फ्रांस का एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है। न्यू ईयर की ईव पर हजारों जो व्हीकल्स हैं उनमें आग लगा दी, और ये कई ऐसे इवेंट्स पर चल रहा है। तो अब अगर इलीगल इमिग्रेंट्स वहां पर हैं और वो अपनी स्थिति से नाराज हैं और ऐसे में अपना गुस्सा निकालने के लिए वो इस देश में ऐसा करेंगे, तो जो फ्रांस की अपनी पॉपुलेशन है वो उस सरकार के खिलाफ होगी कि नहीं होगी जो सरकार इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ, मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही या सॉफ्ट स्टैंड रखती है। तो ऐसे में कौन सा आइडियोलॉजी है जो कि फ्रांस के लोगों को अट्रैक्ट करेगी? वो है राइज ऑफ राइट, मतलब राइट विंग जो है कई एरियाज में उनको अट्रैक्ट करेगा। ऐसी जर्मनी में ट्रेंड बन रहा है, ऐसे स्वीडन में बन रहा है। देखिए स्वीडन में क्या हुआ, फार राइट ग्रुप ने बर्न कर दी होली कुरान। अब फिर बाद में कहा गया कि इसमें से जो बर्न करने वाले थे उसमें कुछ इलीगल इमिग्रेंट थे। तो यानी कि इलीगल इमिग्रेंट जो है वहां पर एटमॉस्फेयर गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा परसेप्शन यहां पर बिल्ड हो रहा है। अब यह कहा जाता है कि जो मूवीज होती हैं, टीवी सीरीज होती हैं, वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन शो करती हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन सोसाइटी। अब ये नेटफ्लिक्स पे एक एथेना नाम से सीरीज आई, तो ये ऐसे एक इंसिडेंट को बता रही है कि कैसे फ्रांस में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो मतलब भिड़ जाते हैं फ्रांस की पुलिस के साथ, और ऐसा क्राइसिस हो जाता है जो क्राइसिस फैल जाता है फ्रांस में। ऐसे ही यहां पर देखिए जो ये इंसिडेंट्स है, इस पर अदर शोज भी आ रहे हैं। मुद्दा केवल ये है कि जैसी न्यूज आ रही है तो उसी के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि न्यू नाजी ग्रुप्स हैं वो तो ऐसे सिचुएशन का वेट कर रहे हैं। क्यों? जैसी इलीगल इमिग्रेंट्स कुछ ऐसा एक्शन करेंगे, वहां की जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो उससे ऑलरेडी नाराज है, तो अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यू नाजी एजेंडा। और न्यू नाजी आइडियोलॉजी क्या करेगी? वो फिर इलीगल इमिग्रेंट्स पर अटैक करेगी, और अटैक से मुझे बताइए एक फर्दर यू कैन से डिवीजन होगा कि नहीं होगा सोसाइटी में, फर्दर रेडिकलाइजेशन भी होगा इलीगल इमिग्रेंट्स का। तो न्यू नाजी ग्रुप्स का कहना है कि जो लिबरल्स हैं जो ये कहते हैं कि नहीं सब साथ मिलकर रह सकते हैं, देयर कैन बी पीस, देयर कैन बी यू कैन से गुडनेस इन सोसाइटी, प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल, तो नियो नाजी का कहना भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम अपने बारे में सोचो। जैसे कि आपने पोलैंड के बारे में सुना होगा जिन्होंने ऐसे इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ सख्त कदम उठाए और ऐसे में वहां पर एक पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट बनी। तो यानी कि ट्रेंड दिख रहे हैं। फार राइट अगर अटैक करेंगे तो इससे जो इलीगल इमिग्रेंट स्पेशली जो मुस्लिम पॉपुलेशन है तो भाई साहब उसमें फर्दर रेडिकलाइजेशन होगा, तो प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सिविल वॉर फर्दर बढ़ सकते हैं।
अब यूएसए का देखिए, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 1850s में पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिवाइड का स्तर जो था, ऐसा लग रहा है कि यूएसए में आज भी वैसा ही सिचुएशन बन गई है। देखिए, क्योंकि यूएसए के अंदर भी वो इलीगल इमिग्रेंट वर्सेस यूएस सिटीजन, ये ट्रेंड दिख रहे हैं, रेशियल ट्रेंड्स दिख रहे हैं, रेशियल डिवीजन दिख रहा है, जेंडर रोल डिवीजन दिख रहा है, आइडेंटिटी डिवीजन दिख रहा है। तो इन इश्यूज की वजह से यूएसए को अब इंटरनल फोकस करना पड़ेगा, आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी रखनी पड़ेगी। अब रिपब्लिकन्स की बात करें तो लगभग आधी जनता 54% का ये मानना है कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में यूएस में सिविल वॉर जैसी कंडीशंस बन जाए, नहीं तो कुछ ना कुछ स्ट्रांग फैसले लेने पड़ेंगे। ट्रंप का जो राइज है उसके पीछे ये कारण है। आप में से अगर कुछ लोग सोच रहे हो कि यार ये जो राइट विंग आइडियाज हैं, प्रोटेक्शनिज्म है, अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स जो एक्शंस हैं, ये तो ट्रंप के आइडियाज हैं। ट्रंप के आइडियाज नहीं। देखिए, एक पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर है जो पीएसआर ऑप्शन में पढ़ाता हूं, मिस्टर शम्टर, उनका कहना है कि पॉलिटिशियंस आर एक्चुअली इनोसेंट, पॉलिटिशियंस आर जस्ट बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स। मतलब जैसी जनता, उनका जैसा रुख, स्मार्ट पॉपुलेशन, जो स्मार्ट पॉलिटिशियन है वो पॉपुलेशन की नब्ज को समझता है कि आज जनता इस वजह से परेशान है, तो जनता को चाहिए स्ट्रेंथ, तो आई एम गोइंग टू प्रोजेक्ट स्ट्रेंथ। तो वो स्ट्रेंथ वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इन आइडियाज के बेसिस पर वो आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये टेलर ग्रीन, रिपब्लिकन राइट विंग पॉलिटिशियन है जॉर्जिया से। इनका देखिए क्या कहना है, कह रहे हैं कि नेशनल डाइवोर्स हो सकता है और होना भी चाहिए। नेशनल डाइवोर्स मतलब देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, सेपरेशन कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि कुछ यूरोप को, मतलब यूएसए को हम ऐसे डिवाइड कर लें, क्योंकि उनका मानना है कि देखो जितना बड़ा यूएस है इतने में तो यूरोप में कितने सारे देश हैं। तो अगर पॉलिटिकली डिवाइडेड दिख रहा है, यानी कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर डेमोक्रेट पार्टी लगातार जीतती आई है और कुछ ऐसे हैं जहां पर रिपब्लिकन जीतती आई है, तो यानी कि यहां पर पॉलिसी प्रेफरेंस ऑफ पीपल आर ऑल्सो डिफरेंट। तो अगर एक दूसरी जो पार्टी है उसका लीडर राष्ट्रपति बन जाता है, तो वह अपनी पॉलिसी को उन पर भी थोपेगा जो डेमोक्रेट्स होंगे। या फिर अगर डेमोक्रेटिक बन जाता है, जैसे बाइडेन के टाइम पर आपने देखा होगा, लास्ट वाले इलेक्शन 2020 की बात कर रहा हूं, कैपिटॉल बिल्डिंग पर अटैक हुआ। भाई साहब, जो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी बताने का दावा करती है, लेकिन पॉइंट है कि आप स्टेबल डेमोक्रेसी कहां हुए, यानी कि आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर अटैक हो रहा है। तो यानी कि जनता कुछ ऐसा चाहती है जो शायद ट्रंप भी भुना रहे हैं, राइट। ये देखिए, एबॉर्शन लॉज एंड गन, अगर हम गन प्रेफरेंसेस की बात करें तो जिन स्टेट्स में एबॉर्शन लॉज मतलब यूज किए जा रहे हैं, मतलब रेस्ट्रिक्टेड एबॉर्शन लॉज हैं, तो ऐसे में लग रहा है कि वहां पर रिपब्लिकन यानी कि ट्रंप को ज़्यादा वोट मिले, और ऐसे ही जहां पर गन लॉज के फेवर में चीज़ें हैं वहां पर भी ट्रंप को ज़्यादा वोट मिले, क्योंकि ये उनके स्टैंड हैं, रिपब्लिकन पार्टी, ट्रंप के ऑफिशियल। यहां पर देखिए, टेक्सास के गवर्नर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस वजह से मना कर दिया, कहा कि भाई मैं तो यहां पर अपनी बार्बिंग करूंगा, मतलब वायर करूंगा, क्योंकि टेक्सास गवर्नर का कहना है कि भाई इलीगल इमिग्रेंट्स आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, भाई ये अपनी जो ये रियो ग्रांडे रिवर है, यहां से आप जो स्टॉप करने के लिए जो बार्बिंग कर रहे हैं, जो स्टॉपेज कर रहे हैं, उसको हटाओ। तो इन्होंने कहा देखिए ऐसा है, आप हैं सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट, जो यूएस प्रेसिडेंट हैं उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, एक तरीके से यूएस का जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारी टेक्सास के साथ, वो है हमारी सिक्योरिटी के लिए भी। अगर आप हमें सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स बाहर से एंटर कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से, तो यानी कि ये तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन है। तो ये क्या, ये जवाब जो है अगर वहां के गवर्नर दे रहे हैं, तो सीधा सीधा इंडिकेशन क्या है कि यूएस में इंटरनल डिवीजन की आवाज उठ रही है। गवर्नर अगर ये बात कह रहा है तो केवल गवर्नर की बात नहीं है, वो जनता का सेंटिमेंट है। अभी मैंने आपको बताया शम्टर का, पॉलिटिशियंस आर एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स। ये देखिए, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बारबरा हाउ सिविल वॉर स्टार्ट, इसमें एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रही है इस बुक में, एक्सेलरेशनिज्म। इसका मतलब है कि सिविल वॉर होने से पहले सिविल वॉर के फेवर में जो है, मतलब जिनको लगता है कि भाई अभी जो प्रेजेंट सिस्टम है वो जस्टिफाइड नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो सिचुएशन को बहुत तेजी से पुश करेंगे। मतलब एक्सेलरेशनिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम को हम फेलियर मानते हैं, अगर यूनिटी ऑफ नेशन को फेलियर मानते हैं, यहां पर कई जगह पर अगर लिबरल पॉलिसीज को फेलियर मानते हैं, तो लिबरल इंस्टीट्यूशंस को, लिबरल मीडिया को चैलेंज करो, बार बार चैलेंज करो, और ऐसा चैलेंज करो कि वो आइडिया बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए और एक नया आइडिया हो जिसमें कि आप अपने रेस, अपनी हिस्ट्री की सुप्रीमेसी को प्रोजेक्ट कर सको। लिबरल आइडिया को यूटोपिया बताओ। तो मतलब ये एक एक्सेलरेशनिज्म का कॉन्सेप्ट हमें इमर्ज होते हुए दिख रहा है, यूएसए में भी, यूरोप में भी। गन्स देखिए, सिविल वॉर कब होगा, जब जनता हथियार उठाएगी।
अपने ही सिस्टम के खिलाफ, डिवीजन के लिए या कुछ नए लॉज के लिए, मतलब अपनी ही सरकार में उनका विश्वास खो जाएगा। लेकिन जनता सिविल वॉर के लिए हथियार। अब यूएसए का डेटा देखिए, 40% जो वर्ल्ड का प्राइवेट हैंड्स में गन्स हैं वो यूएसए में है। 40% प्राइवेट सिटीजन्स के पास जो है पूरी दुनिया में वो यूएसए में है। वन गन, मोर देन वन गन पर पर्सन, यानी कि इतनी गन्स हैं यूएसए के सिटीजन्स के पास मार्केट में, जितनी मतलब वन गन पर पर्सन ज्यादा एवरेज है, ये सोचिए। और जितने यूएसए के सिटीजन्स के पास है ना, उतना नेक्स्ट टॉप 25 नेशंस के पास जोड़कर भी नहीं है। तो भाई साहब यूएसए में आपको नहीं लग रहा भाई ये हालात जो हैं, अगर सिविल वॉर जैसा माहौल और बनता है तो भाई साहब हथियार चाहिए, और हथियार तो उनके पास पहले से है। वहां पर अगर आपको दवाई लेनी है, मेडिसिन लेनी है, कोई स्टोर पर जाओगे तो कहेंगे प्रेस्क्रिप्शन दिखाइए डॉक्टर का, ऐसे नहीं हम दे सकते, अरे ये तो एंटीबायोटिक है, ये नहीं हम देंगे, सेट्राजिन हम नहीं देंगे, डिस्प्रिन, अरे नहीं, सिर का दर्द भले ही हो रहा, प्रेस्क्रिप्शन दिखाओ। लेकिन गन लेना हो, आइए आप पसंद कीजिए कौन सी चाहिए आपको। तो मतलब गन लेना आसान है, राइट, और मेडिसिन लेना मुश्किल। प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सिविल वॉर इन चाइना। चाइना की बात करें तो जिंगजेंग रीजन। अब ये जो जिंगजेंग रीजन है चाइना का, इसमें ऑयल, मिनरल और इसके साथ उइगुर पॉपुलेशन, उइगुर मुस्लिम पॉपुलेशन को एसिमुलेट करने के लिए इन चाइना माओ ज़ेडोंग के दौरान ये कल्चर रेवोल्यूशन चलाया गया था, मतलब पूरे देश में चलाया गया। अब कहा गया कि जो ऐसे सेंटिमेंट रखते हैं लोग जो चाइनीज नेशनैलिटी, चाइनीज वननेस के खिलाफ है, उन सबको खत्म करो, ऐसे इंस्टीट्यूशंस को, ऐसे आइडियाज को खत्म करो, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम लाओ, ऐसे मतलब ऐसा मॉडल लाओ कि जिससे कि कोई भी चाइनीज डिवीजन की एक्टिविटीज यहां पर हो ही ना सके। कल्चर रेवोल्यूशन, कितने ही लोग उसमें मार दिए गए। जो रिलीजन है उस पर भी बैन लगाया गया कई प्रैक्टिसेस पर। अब यहां पर देखिए जो ये वाला पार्ट है चाइना का, इसको हम कहते हैं हान चाइनीज पॉपुलेशन, हान एथनिसिटी। यहां से लोगों को मोबिलाइज किया गया जिंगजेंग रीजन में। मेजर जो यहां पर एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो हान चाइनीज पॉपुलेशन ही वहां पर काम कर रही है। इससे भी उइगुर पॉपुलेशन के अंदर सेंटिमेंट है कि जगह हमारी, रिसोर्सेज हमारे, लेकिन नौकरियां हान चाइनीज को मिल रही है। 1949 के बाद से ही ये किया जा रहा था। आपको नहीं लगता इसका एक कारण ये होगा जिससे इंटरमिक्सिंग हो जाए डेमोग्राफी की, यानी कि अगर ज्यादा पॉपुलेशन हान एथनिसिटी की वहां पर पहुंच गई, उइगुर पॉपुलेशन हो गई कम, तो जाहिर सी बात है अलग होने की जो डिमांड है उस पर भी असर पड़ेगा। लेकिन उइगुर पॉपुलेशन में से कितने सारे लोग दुनिया के अलग अलग इलाकों में जाकर अभी भी वो उस अपराइजिंग की बातचीत करते रहते हैं। कई चीजें ऐसी हैं जो चाइना में हो रही हैं लेकिन बाहर नहीं आती हैं। तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होने के कम चांसेस इसलिए बताए जा रहे हैं, न्यूक्लियर डिटरेंस भी है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब काफी सारे देशों के पास है, तो बड़े स्ट्रेटेजिक वेपन्स एक दूसरे पर यूज हुए तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। तो हर किसी को अपनी भी पड़ी होती है जब वो दुश्मन को खत्म करने की सोचता है। आप सोचेंगे अरे सर अगर एक बार न्यूक्लियर अटैक कर दिया दूसरे पर, इतना बड़ा अटैक कर दिया कि दूसरा हम पर हमला ही ना कर पाए, फिर तो क्या ही दिक्कत है, फिर तो हो सकता है न्यूक्लियर वॉर। आप ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन न्यूक्लियर ट्राइड के बारे में भी तो सोचिए, TRIAD, यानी कि कितने सारे देशों के पास इंक्लूडिंग इंडिया, वी हैव कैपेबिलिटी टू अटैक वाया सबमरीन, यानी कि वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, लैंड के थ्रू, तीनों तरीके से अटैक हो सकता है। यानी कि अगर आप न्यूक्लियर ट्रायड वाले देश पर अटैक करोगे, उनके लैंड पर करोगे, आपको थोड़ा ना पता है कि उनके न्यूक्लियर सबमरीन दुनिया के किस कोने में है। वहां से जब वो आप पर स्ट्रेटेजिक वेपन अटैक करेंगी, आपका क्या होगा जनाब, समझ रहे ना बात। तो इस वजह से कहा जा रहा है डिटरेंस, यानी कि इस वजह से डिटर होंगी पॉसिबिलिटी। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, दूसरों पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा हो गई है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, तो इस वजह से भी हर किसी को अपनी इकोनॉमी की सोचनी है, अपने लोगों की भी सोचनी है। और जियोपॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि जो इक्वेशन है देशों की एक साथ होने की, कौन किसके साथ है, वो ऐसी है कि एक क्लियर डिवीजन नहीं दिख रहा है। मैंने बताया आपको ईरान रशिया भले ही एक्सेस दिख रहा है, लेकिन ईरान रशिया दोनों के ट्रेड रिलेशंस भी हैं और वो एक ऑप्शन के तौर पर इनको लेकर चलना चाहते हैं क्योंकि आगे वो भी उनके काम आएंगे। तो ये सिचुएशन दिख रही है। लेकिन हाँ, सिविल वॉर जैसी कंडीशंस बढ़ रही हैं, यानी कि वर्ल्ड इज नॉट पीसफुल प्लेस एज ऑफ नाउ। तो ऐसे में वो जो वसुधैव कुटुंबकम का आइडिया है इंडिया का, जो G20 की थीम में भी हम यूज कर रहे थे, वो एक ऐसा आइडिया है जो दुनिया को इनकलकेट करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि क्लैरिटी तो आपको मिल गई होगी। अगर सब कुछ है क्लियर, मेंशन अल्ट्रा क्लियर या वाह इन कमेंट्स। आपके क्या पर्सनल ओपिनियन है, डू शेयर इन कमेंट्स। आई एम गोइंग टू गो थ्रू ईच एंड एवरी कमेंट। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर लेंगे, शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारे अपडेट्स यहां पर आते रहते हैं, वीडियोस के डिस्कशन।
World is seeing surge in civil war or such conditions. In light of our statement, explain the possible impact on India's strategic interest in these areas. यूपीएससी मेंस में ऐसा क्वेश्चन बनेगा क्योंकि वो इंडिया के एंगल से भी पूछेगा। तो इन रीजन्स में, जिन रीजन्स में सिविल वॉर है, उन रीजन में इंडिया का जो रिलेशन है वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ाता ही हूं, डिफरेंट वीडियोस में भी, कोर्स में भी। तो उसी से आपको इंटरलिंक करके इसका आंसर बनाना होता है। इसी के साथ अंत होता है इस वीडियो का। फिर मिलेंगे।